चलो हो गया, ठीक है। तो हम मेनली समझेंगे कुछ एक्चुअली कहानी शुरू होती है तुम्हारा जो नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, ये बिल्कुल थर्ड फेज वाला नेशनलिज्म है। मतलब ये जो हमारा स्वाधीन मतलब भारत को आज़ादी करने का जो आंदोलन जो चला था, ठीक है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चला था, ये इसका तीसरा चरण था, जिसको हम मतलब हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री अगर तुम उठा के देखो तो इसको थर्ड फेज कहते हैं। दैट इज़ फ्रॉम 1919 टू 1947 तक, ठीक है, तीसरा चरण। और जहाँ पे इसको हम गांधीयान एरा भी कहते हैं, मतलब महात्मा गांधी जब आके यहाँ पे एंट्री करते हैं, है कि नहीं। तो समझने वाली बात है यहाँ पे कि पहले एक चीज़ तुम्हें समझना चाहिए कि वर्ल्ड वॉर के बारे में, वर्ल्ड वॉर के बारे में तुम्हें काफ़ी बार बता चुका हूँ, है कि नहीं। वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था बेटा? 1914 से 1918। देखो ये एक ऐसा घटना हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट था जो पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो एक मतलब सीनेरियो था वो सब कुछ चेंज करके रखा। मैं ठीक है, मैं वो क्वेश्चन आंसर पे नहीं जाऊँगा, तुम्हारा क्वेश्चन आंसर पे नहीं जाऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि द वार हैज़ क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यस 1914 टू 18 तक, ठीक है। मैं यहाँ पे जो तुम्हें समझाऊंगा कि इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम की क्या। देखो ये इसको अगर हम कह सकें, वर्ल्ड वार जो था कुछ लोगों के लिए, भारतीय के लिए भी कुछ लोगों के लिए बेहतर था, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए नुकसानदायक था। है कि नहीं यार, लड़ाई में कभी किसी को फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो बात समझना है कि जब 1914 से 1918 तक जो फास्ट वर्ल्ड वॉर चला, इसकी वजह से सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इकोनॉमी चौपट हुआ, वर्ल्ड का इकोनॉमी चौपट हो गया। तो भारत कहाँ उस टाइम पे बहुत मतलब रिचेस्ट था, रिच था। तो क्या हुआ कि पहला अगर हम देखें, पहला फ्रंट मैंने बताया था तुम्हें कि लड़ाई जब होती है तो पैसे की काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और ब्रिटेन जो, क्योंकि भारत किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। तो उसके पास जब पैसा ख़त्म तो उसने चाहा कि भारत से वो पैसा वसूले। पहली चीज़ तुम्हें ये समझना है कि इकोनॉमिक फ्रंट में भारत को क्या लॉस हुआ। इकोनॉमिक फ्रंट में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि उसको क्या चाहिए था? पैसा चाहिए। तो पैसा कैसा कमाएगा? पैसा वो भारत से कैसा लेगा? ज़बरदस्ती किसके घर में तो घुस के उसको चोरी ना कर सके। थोड़ा सरकार थोड़ी चोरी कर सकता है, किसी घर घर घुस के उनसे डाका डालेगा, ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, पहले नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया और जो पुराना वाला टैक्स था उसको इंक्रीज किया। समझो बात को, नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया फिर पुराना वाले को इंक्रीज कर दिया, है कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, कस्टम टैक्स रेस्ट, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ तुम्हें। यस, टैक्स को इंक्रीज किया वो। तो इसकी वजह से और एक चीज़ देखो, और एक चीज़ हुआ इकोनॉमी की, जैसे ही टैक्स बढ़ा ये सब हुआ, है कि नहीं, भारत के पास जब सारा पैसा गया तो इससे क्या हुआ कि जो प्राइस था, जो चीज़ों का प्राइस, मतलब हर चीज़ महंगा हुआ। जैसे आज तुम देखोगे पेट्रोल 100 रुपये पहुँच चुका है कि नहीं, महंगा जिसको हम कहते हैं। इंक्रीज एंड इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स, यस। उन्होंने क्या किया कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा, उस टाइम पे महंगाई बढ़ी। पहले से देखो लोगों के पास पैसा नहीं है, लड़ाई की वजह से पूरा बर्बाद हो चुका है, और प्राइस बढ़ा रहा है ये। मतलब तो जो एसेंशियल कमोडिटीज अगर तुम देखो आज, है कि नहीं, वो सरसों का तेल मतलब लगभग 200 के पास पहुँच गया, पेट्रोल तो 100 रुपये हो गया है कि नहीं। तो ये मतलब इतना प्राइस, इतना महंगाई हो रहा है तुम सोच ही नहीं सकते। तो ये जो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। तो देखो इकोनॉमिक फ्रंट में सबको लॉस आ रहा था। टैक्स इंक्रीज हुआ, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, पुराने टैक्स को बढ़ाया ब्रिटिश ने। फिर ये हुआ क्या, जो एग्रीकल्चर वाले थे, मतलब जो पीजेंट्स थे, हम देखेंगे मेनली क्या क्या परेशानियाँ आई वार की वजह से। पीजेंट्स जो थे उन्होंने भी क्या किया, उनका भी तो टैक्स बढ़ाया गया था, हर तरह का टैक्स बढ़ाया गया, है कि नहीं। और इसी टाइम पे क्या हुआ था, तुम्हें अगर याद है तो मैंने बताया था कि क्रॉप फेलियर हुआ था। इसी टाइम पे क्या हुआ था बेटा, क्रॉप फेलियर होता है। मतलब तो किसान का जो सबसे बड़ा धन होता है, उसका सबसे बड़ा संपत्ति होता है फसल, फसलें बर्बाद हो गया, है कि नहीं। फेमाइन आया, बारिश वारिश नहीं हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये क्या हो गया, ये क्रॉप फेलियर हो गया पीजेंट्स। तो पीजेंट्स भी परेशानी में थे। देखो पहले इकोनॉमी पूरा का पूरा चौपट हो चुका था इंडिया का, उसके बाद पीजेंट जो थे ये उनका क्रॉप फेलियर हो चुका था। समझो मेरी बात को ध्यान से समझना। उसके बाद इन्हीं के ही लड़कों को गांव से, विलेजेस से क्या करता था ब्रिटेन, मतलब सब, हाँ जो अंग्रेज, ब्रिटेन क्या करता था, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करता था। फोर्स रिक्रूटमेंट इनटू
ब्रिटिश आर्मी। जरा एक सेकंड रुकना, इसका थोड़ा इलाज करके आता हूँ स्टेबलाइजर का। ठीक है, तो हमने देखा कि इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी ज़्यादा इंडिया को लॉस हो रहा था, पैसा इंडिया के लोगों से ज़बरदस्ती वो टैक्स ले रहा था। फार्मर जो थे उनका भी काफ़ी परेशानी थी, है कि नहीं। क्रॉप फेलियर हो गया था, है कि नहीं। क्या हुआ था बेटा, क्रॉप फेलियर हो चुका था। उसके साथ साथ उनके बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ब्रिटिश अपने आर्मी में घुसा रहा था। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन विलेजर्स इनटू ब्रिटिश आर्मी, है कि नहीं। तो उनको ज़बरदस्ती पकड़ के घुसा रहा था। तो देखो यहाँ पे क्या, देखो पहले वाला जो देखो पूरा का पूरा एक तरह से हम कहें तो पूरा का पूरा भारतीय इस इंक्रीजिंग टैक्स से, महंगाई बढ़ने से, है कि नहीं, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करने से सबके सब नाखुश थे। सबके सब क्या थे बेटा, नाखुश थे, है कि नहीं। वो सब उनको परेशानी में थे। उसके बीच में क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन ब्रिटिश आर्मी हो जाता है कि नहीं। तो और क्या हुआ देखो, जब लड़ाई खत्म हुआ, मतलब पहले बात समझो कि जब लड़ाई शुरू हुआ था, व्हेन द वॉर स्टार्टेड, ब्रिटेन announced that Britain will take some measures to implement to क्या कहते हैं उसको यार, हाँ, तो ब्रिटेन ने क्या किया था कि कुछ वो वाला टर्म नहीं आ रहा है, हाँ, डेमोक्रेटिक एरा। उसने कहा था कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन ने अनाउंस किया था कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा, व्हेन द वॉर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो कॉलोनी है हमारा, सिर्फ ब्रिटेन नहीं, फ्रांस और इटाली ने सबने मिलके क्या किया था कि जो हमारा कॉलोनी है, उस कॉलोनी जिनको हम ज़बरदस्ती क्या करके उपनिवेश बना के वहाँ पे रूल कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, एक डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करेंगे। मतलब उनको हम बहुत ज़्यादा अधिकार देंगे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करेंगे। ये किसका वादा था, ब्रिटेन का वादा था। कहाँ करेगा बेटा, उसने इंडिया में करने की ये बात बोला था, ठीक है। क्या बोला था कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगा हम क्या करेंगे, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करेंगे इंडिया में, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हमारे उस टाइम पे बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है, अगर ब्रिटेन हमारा शासक है कि नहीं, वो हमारा अगर बाप है, तो अगर बाप पिताजी हैं, तो अगर पिताजी प्रॉब्लम में, परेशानी में है, तो उनको थोड़ा मदद करना चाहिए। इसलिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है कि नहीं, इंडिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इंडिया वालों ने ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। किस आशा में, ब्रिटेन ने उनको आशा दिया था कि जब लड़ाई ख़त्म होगा तो ब्रिटेन क्या करेगा कि इनके लिए बहुत ज़्यादा बदलाव करेगा, बहुत से अधिकार, बहुत से सुविधाएं इनके लिए करके देगा। किसके लिए, उनके जो कॉलोनी है। तो यहाँ पे हम मेनली समझेंगे भारत के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ब्रिटेन ने क्या कहा था, जब जैसे लड़ाई ख़त्म होगा तो हम इंडिया के लिए बहुत कुछ कर देंगे, बहुत कुछ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म करेंगे ताकि तुम्हें और भी ज़्यादा अधिकार मिले, है कि नहीं। तो ये सब इस तरह का सब क्या कहेंगे कि लालच दे के इंडियंस जो थे उनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लिया था। लेकिन जैसे ही ये वाला वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, ठीक है, जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, जैसे मैंने पहला सवाल उस दिन क्या बताया था कि जब पोस्ट फास्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियो, जब पहला विश्व युद्ध खत्म होता है, उसके बाद का जो परिस्थिति क्या था जिसकी वजह से भारतीयों के अंदर एक एंटी ब्रिटिश फीलिंग आया, है कि नहीं। ये सवाल करवा दिया था मैं। तो यहाँ से तुम्हें समझना है कि ये जो देखो, पहले तो ये टैक्स बढ़ा, उसके बाद पीजेंट्स का क्रॉप फेलियर हो गया, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट हो रहा था, फिर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उन्हें वादा किया था कि मैं करके दूंगा। लेकिन जैसे लड़ाई खत्म होता है उसने कहा चल, वादे तो होते हैं इसे तोड़ने के लिए, मैंने कहा था तो इसलिए थोड़ी सब कुछ कर दूंगा। मतलब ये अपने वादे से मुकर गया। कौन, ब्रिटेन। तो यहाँ पे देखो जो बंदे गए थे लड़ने के लिए, ठीक है, ये इंडिया से बाहर गए थे सब। कहाँ गए थे बेटा, सेंट्रल एशिया में गए थे, यूरोप गए थे, अफ्रीका भी गए थे लड़ने के लिए। तो ये जब ये सब वहाँ से वापस आए, जब वो वापस आए कहाँ पे, व्हेन द रिटर्न टू इंडिया, जब वो इंडिया वापस आए, तो वो जो मतलब जो लोग शहीद हो गए उनकी बात तो अलग है, जो जिंदा बचे थे वो वापस जब आए
तो वहाँ पे वो जब देखो उनका ना एक दिमाग क्या हुआ कि जागा, उनके अंदर एक अवेयरनेस आया। जब वो बाहर जाके देखे कि बाहर का परिस्थिति कैसा है, वो जब यूरोप गए है कि नहीं, अलग अलग सोल्जर से मिले, ठीक है, उनके साथ बातचीत हुई, एक जो बहुत काफ़ी सालों तक वो गए थे वहाँ पे, 3-4 साल तक ये लड़ाई चली थी। तो इतने दिनों में उनका एक एक्सपीरियंस डेवलप हुआ कि कैसे ब्रिटेन इंडिया में इतनी ज़्यादा जुल्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो उनका एक माइंड था वो एवेकनिंग ऑफ देयर माइंड हुआ, उनका माइंड क्या हुआ, जागा, वो अवेयर हुए, है कि नहीं, कॉन्शियस हो गए कि देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, जो हमारे देश में भारत में प्रॉब्लम क्या है, ये बात उनको समझ में आया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ मैं। 1914 से 18 में क्या हुआ कि फास्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इसकी वजह से भारत का इकोनॉमी चौपट हुआ। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ आता है कि भारत के जो इंडस्ट्री था, कुछ इंडस्ट्रीज थे वो काफ़ी फ्लोरिश कर गए थे। अगर तुमने क्लास 8 का हिस्ट्री याद है तुम्हें, तो वहाँ पे तुम्हें टिस्को के बारे में पढ़ा होगा। टिस्को एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया था। टिस्को जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो था, वो क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ब्रिटेन से जो आयरन स्टील बनता था वो आता था भारत में। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ तो ब्रिटेन मतलब हथियार बनाने लग गया, तो वो और जो रेलवे लाइंस, जो रेलवे ट्रैक्स बनाता था, है कि नहीं, रेलवे की पटरी, वो नहीं बना पाया। तो वो भारत में जो उस टाइम पे रेलवे एक्सपेंशन हो रहा था, तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार, उन्होंने कहा टिस्को का कि तुम हमारे लिए बनाओ, तो टिस्को काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया गया था। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो इनको डर लगेगा कि नहीं लगेगा। इस तरह का इंडस्ट्री जो वर्ल्ड वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुआ, कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश हुआ था, है कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हुए थे, ये जब इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इस तरह का इंडस्ट्री जो वर्ल्ड वॉर की वजह से उनको फ़ायदा हुआ था, क्योंकि ब्रिटेन से जो ब्रिटेन की कंपनियाँ, ब्रिटेन की फैक्ट्रियाँ, ब्रिटेन में जो चीज़ें बन के भारत में आता था वो रुक गया था, क्योंकि उनको लड़ाई की सामान बनाने में वो बिजी थे। तो इस टाइम पे, इस मौके पे इन्होंने चौका लगा दी थी। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो क्या इनको डर नहीं लगेगा कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया फिर से ब्रिटेन से सामान आएगा तो इनका जो रोजी रोटी चौपट, मतलब इनको जो पैसा मिल रहा है इनको वो वाला पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहीं से फिर से कंपटीशन का डर आएगा। यहाँ पे क्या था, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इनके सामने कोई कंपटीशन नहीं था, ब्रिटेन की जो कंपनी थी, ब्रिटेन की जो फैक्ट्रियाँ थी, है कि नहीं, वो कंपटीशन में नहीं थे। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो ये भी डर था, मतलब ये भी प्रेशराइज करते थे किसको, हमारे भारत के, क्या हो रहा है बेटा, टाटा आयरन स्टील कंपनी, यस, टिस्को। तो ये भी डर के, मतलब ये भी एक प्रेशर में थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे कि पता नहीं फिर क्या होगा कि ब्रिटेन की कंपनी हम सबको हड़प ले। तो देखो एक क्या हो रहा है कि ये बात एक चीज़ समझ में आया तुम्हें। उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि हम भारत में बहुत सारे चीज़ों की सुधार करेंगे, भारतीयों के लिए काम करेंगे, है कि नहीं, उनके लिए एक डेमोक्रेटिक एरा लाएंगे, एक न्यू डेमोक्रेटिक एरा, मतलब कि युग गणतांत्रिक, ताकि इंडिया के जो लोग हैं उनको और भी बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिले, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, ये सब चीज़ उन्होंने वादा किया था। लेकिन जैसे ही वार ख़त्म होता है ब्रिटेन ने अपना रंग बदल लिया। ब्रिटेन ने कहा कि वो तो मजाक मजाक में कह दिया था हमें, वो तो तुम्हारे सपोर्ट पाने के लिए कर दिया था हमें, ठीक है। तो यहाँ पर कहानी तुम्हें ये वाला कहानी जो वर्ल्ड वॉर की कहानी है, तुम्हें इसको यहाँ यहीं पे पोज करना है, यहीं पे इसको कॉमा लगा के रखो। थोड़ा हम गांधी जी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम रिलेट कराऊंगा, तो इन दोनों चीज़ों को मैं लिंक कराऊंगा, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा, इंडिया का इकोनॉमी, इंडिया का पीजेंट्स, इंडिया का इंडस्ट्रियल तो फ्लोरिश किए थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होते वो भी घबराए हुए थे। पीजेंट्स का तो भाई सत्यानाश हो चुका था, फेमाइन हो चुका था, है कि नहीं। फेमाइन मतलब समझते ना, अकाल वकाल आया, उनका क्रॉप फेलियर हो गया था, खाने का नहीं था उनके पास, बच्चों को पकड़ पकड़ के भेज रहे थे कहाँ पे, ब्रिटिश आर्मी में लड़ाई करने के लिए। तो इस वजह से पीजेंट्स भी गुस्से हुए थे। इवन जो अर्बन एरियाज, देखो कौन अर्बन में, जो शहरों में लोग रहते थे, जो लोग शहरों में रहते थे उनके लिए परेशानी क्या था, हाई प्राइसेस एंड न्यू टैक्सेस। जो प्राइसेस बढ़ा था, महंगाई सबसे ज़्यादा कौन, महंगाई से सबसे ज़्यादा कौन सफ़र होता है भाई, गांव के लोग तो कुछ भी खा के जी लेते हैं, है कि नहीं। गांव के लोग कुछ भी खा के, सब्जी वब्जी कहीं खुद इधर से बने, उनके घर में सब्जी होता है, मतलब खुद खेती वेती करके। लेकिन सबसे ज़्यादा हर चीज़ पे पैसा कि कहाँ लगता है, शहरों के लोगों में। मतलब अगर तुम्हारे घर में आग जलाना है गांव में, तो तुम दूसरों के पड़ोसी के घर से भी आग ला के जला सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं देने वाला आग, तुम्हें जाके खुद माचिस खरीदना पड़ेगा दुकान से।
तो जब हर चीज़ का प्राइसेस बढ़ेगा तो जो टाउन्स के लोग थे वो भी जो भी सफ़र होंगे ना, वो भी गुस्से में थे। किसके ऊपर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब ब्रिटेन के ऊपर, है कि नहीं, अंग्रेज के ऊपर। और अंग्रेज ने वादा किया था कि हम सब सुधार लेंगे। जैसे ही लड़ाई खत्म होगा, ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है कि नहीं, जब ये लड़ाई वड़ाई सब खत्म हो जाएगा तब हम सब कुछ ठीक कर देंगे तुम्हें, और भी ज़्यादा बेहतर सुविधाएं हम तुम्हें देंगे। तो इसी आशा में 4 साल 5 साल तक लोग देखते रहे, और जो भी उनके अंदर गुस्सा आता वो उसको संभाल के रखे थे, है कि नहीं। तो देखो, सब गुस्से में थे, पीजेंट्स था, इकोनॉमिक वजह से पूरे भारत के लोग थे, और ट्राइबल्स की बात तो मैं आगे करूँगा नेशनल जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो सब गुस्से में थे। तो कहानी को यहीं पे तुम्हें रोकना है। उसके बाद मैं थोड़ा गांधी जी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद उस दोनों कहानी को मैं लिंक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, गांधी जी देखो, पहले याद रखना, मैं आज का क्लास का जो महत्व है कि हम टाइम लाइन के साथ जानेंगे हिस्ट्री को, ठीक है। देखो, गांधी जी ने सबसे पहले याद रखना, गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम हिंद स्वराज था। क्या था बेटा? हिंद स्वराज, ये वाला किताब लिखा था। और यहाँ पे उन्होंने क्या लिखते हैं, मेनली नॉन कोऑपरेशन के बारे में लिखा था। ये जो हिंद स्वराज वाला किताब था, इस किताब में वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में लिखते हैं, क्यों नॉन कोऑपरेशन करना चाहिए। यह इसकी चर्चा आगे भी होगी, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या टाइम लाइन के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा तो इसकी चर्चा फिर से होगी वहाँ पे। तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे 1915 में महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। कहाँ गए थे, याद होगा तुम्हें? क्या कोई बता सकता है गांधी जी कहाँ गए थे? और 1915 में जब वापस आए, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, कहाँ गए थे? किसी को याद है? कहाँ गए थे बेटा? साउथ अफ्रीका गए थे। एक केस के सिलसिले में, ये साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका। गांधी जी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे। एक केस के सिलसिले में वो गए थे। और वहाँ पे वो जब गए थे तो साउथ अफ्रीका में बहुत ही खतरनाक, तो मैंने अगर क्लास 9 का शायद तुमने ये तो काट दिया था, तुम्हारा 9th में ये वाला पॉलिटी में था, एक बहुत ही खतरनाक सिस्टम था, एपार्टियड सिस्टम। बेटा समझो, एपार्टियड सिस्टम मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब काले और गोरे के बीच में, है कि नहीं, लोगों के कलर के आधार पे उनके अंदर का जो भेदभाव होता है, दैट इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, मतलब जैसे मान लो मैं काला हूँ और कोई तुम, मतलब कोई गोरा है, वो मुझे क्या करेगा? टॉर्चर करेगा, मुझे हर काम करवाएगा, हाँ कि नहीं। वो उनके पास सब कुछ अधिकार था। साउथ अफ्रीका में जो गोरे थे, गोरे चमड़ी वाले, उनके पास सब कुछ अधिकार था, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे साउथ अफ्रीका के जो ओरिजिनल लोग, काले लोग थे वहाँ पे। तो जब महात्मा गांधी गए थे तो इनको भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और ये भी ह्यूमिलिएट हुए थे। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने वहाँ पे एपार्टियड सिस्टम के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था, ठीक है। एक कैंपेन चलाया था, एक तरह का एक मूवमेंट चलाया था, और उस मूवमेंट से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे। जब भारत पहुँचते हैं उससे पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे महात्मा गांधी। वो आके पहुँचे भारत 1915 में, ठीक है। और जैसे ही आके पहुँचते हैं, ठीक है, देखो एक चीज़ है कंट्रोवर्शियल है, तुम्हारे एनसीईआरटी में इतना बड़ा गलती कैसे हो सकता है? फिर 1915 के बाद 17 में 1917 में वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं चंपारण। कहाँ पे है चंपारण? ये बिहार में है, ठीक है। 1917 में गांधी जी जाते हैं चंपारण। चंपारण जाते हैं मतलब उनको बुलाया जाता है, इनवाइटेड। क्यों बुलाया जाता है? तो पहले समझना है कि चंपारण में परेशानी क्या था। देखो, अगर तुम्हें क्लास 8 का हिस्ट्री याद है तो वहाँ पे एक हुआ था, ब्लू रिबेलियन हुआ था। क्या हुआ था बेटा? ब्लू रिबेलियन। मतलब चंपारण वाले एरिया में क्या हो रहा था? यूरोपियन प्लांटर्स, मतलब अलग अलग जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो यहाँ पे जमे थे, मतलब इस एरिया में जाकर रहते थे। और वहाँ के जो फार्मर थे,
तुम उसको पीजेंट्स भी कह सकते हो, जो फार्मर्स थे उनको फोर्स करते थे कि क्या फोर्स करो, कि इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए। ठीक है, पूरी कहानी आराम से शॉर्ट में बता देता हूँ। चंपारण जो जगह है ये कहाँ पे है बेटा, बिहार में है। ठीक है, ये मैप में पूछता है तुम्हें चंपारण, ये मैप पर करवाऊंगा मैं। चंपारण जो बिहार में है वहाँ पे यूरोपियन प्लांटर्स, समझो यूरोपियन प्लांटर्स मतलब वो लोग जो क्या करते हैं, एक तरह के तुम कह सकते हो, जैसे मान लो मैं एक प्लांटर हूँ और तुम फार्मर हो, मैं जाऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हें कहूँगा कि तुम हमसे पैसा लो और ये वाला पार्टिकुलर क्रॉप तुम अपने ज़मीन पे उगाओ, उसके लिए जितना पैसा चाहिए है कि नहीं वो सब तुम हमसे ले लो। और उसके बाद उनको मैं क्या कहूँगा, ज़बरदस्ती, मतलब ये प्लांटर का मतलब यही होता है कि तुम शाहूकार टाइप के और जाते हैं लोग, क्या करते हैं वो पैसा देते हैं उनको, ज़मींदार टाइप के। लेकिन एक्चुअली शाहूकार ज़मींदार का मतलब ये ऐसा नहीं होता है, उनका रोल अलग होता है। तो ये जो प्लांटर क्या करते थे, फार्मर को क्या करते थे, पैसा देते थे और उनको ज़बरदस्ती खेती करवाते थे। आप उनके ज़मीन पे क्या खेती करवाते थे, इंडिगो, नील की खेती है कि नहीं, इंडिगो कल्टीवेट करवाते थे। कौन, ये यूरोपियन प्लांटर्स, यूरोपियंस के अंदर सब आ जाते हैं, सारे यूरोपियंस में तो सारे के सारे नहीं थे जो जो उस टाइम पे थे, है कि नहीं, यहाँ मतलब मेनली आए थे। ये क्लास 8 की हिस्ट्री में सब, चलो उसको छोड़ो। तो ये क्या करते थे कि चंपारण के जो फार्मर थे उनकी ज़मीन पे इनको फोर्स करते थे कि तुम राइस ना कल्टीवेट करके, मतलब तुम्हारे ज़रूरत की जो चीज़ है उसको कल्टीवेट ना करके, जो तुम खाने के लिए, जिस पर सार जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी है उसको ना करके, तुम अपने ज़मीन पे क्या करो, इंडिगो कल्टीवेट करो। और करने के बाद तुम्हें हमने जो प्राइस फिक्स किया है वही प्राइस में तुम्हें हमें ही बेचना पड़ेगा, बाहर कहीं नहीं बेच सकते तुम। समझ रहे हो ना, काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते थे। पहले तो भाई जिसके पास मान लो छोटा ज़मीन है वो भाई राइस की खेती करेगा, तो चावल की खेती कर तो खा कर सब पूरा साल गुजारेगा। नहीं, उसको अगर तू यहाँ पे इंडिगो कल्टीवेट करो, और अगर मान लो वो कर भी लेता है तो अगर क्या चाहिएगा, उसको फ़ायदा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। कैसे प्रॉफिट, अगर वो ज़्यादा पैसे में बेचेगा, नहीं, ये प्राइस फिक्स करके रखे थे कि भाई 5 रुपये से ज़्यादा ना मिलेगा तेरे को, एग्जाम्पल की तरह मैं बता रहा हूँ, जबकि ये उसको लेके 100 रुपये में बेचते थे। तो इस तरह से उनको टॉर्चर करते थे। ठीक है, ज़बरदस्ती करते थे, उनके पास खुद का क्या कहेंगे, जो लोग होते थे जो नहीं मानते थे उनको मारते थे। तो इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा था। तो इसी बात जो वहाँ पे हो रहा था काफ़ी बड़े पैमाने में हो रहा था। तो ये जो महात्मा गांधी उस टाइम पे भारत आ चुके थे, तो वहाँ के कुछ लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में सुना था, कुछ पढ़े लिखे भी बंदे थे, तो उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में सुना था, पढ़ा था। तो उन्होंने गांधी जी को बुलाया वहाँ कि गांधी जी आप आइए, हम यहाँ पे प्रॉब्लम में फंसे हैं, काफ़ी ज़्यादा फार्मर प्रॉब्लम में फंसे हैं, आप आइए और हमारी मदद कीजिए। गांधी जी वहाँ पे जाते हैं, गांधी जी जाकर सबसे मिलते हैं और मिलने के बाद जो प्रॉब्लम पता चलता है उनको, तो वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, ये आई सत्याग्रह वाला कॉन्सेप्ट में तुम्हें पढ़ा दिया था। चलो जब हम इसको फिर से लिखवाऊंगा, जो जो चीज़ें मैं लिखाया था तुम्हें, फिर से उसको और एक बार तुम्हें यहाँ पे आके बोल दूंगा। ठीक है, तुम उसको अपने कॉपी में लिख देना, या फिर मैं खुद तो हो सके तो भेज भी दूंगा पीडीएफ। तो वो क्या किए कि जैसे ही गांधी जाके चंपारण पहुँचते हैं, सबके साथ मिले और उन्होंने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे। लेकिन गांधी जी जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, वहाँ के जो ऑफिशियल थे, लेकिन जो सरकारी अफसर बाबू, सरकारी बाबू लोग, वो घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये पता नहीं ये कौन आया और क्या कांड करने वाला है। तो उन्होंने उनको ज़बरदस्ती धमकाया कि तुम चले जाओ यहाँ से, अगर भागो यहाँ से, तुम्हारे यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम्हारा घर तो गुजरात में, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो बिहार में। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम ना जाएंगे, अगर हम कुछ गलत करें तो मुझे जेल में डाल दो, है कि नहीं, जेल में डाल दो मुझे। तो फिर महात्मा गांधी नहीं गए और लोगों के साथ मिलकर वहाँ पे सत्याग्रह किया, प्रोटेस्ट किया, है कि नहीं, हड़ताल किया, स्ट्राइक की। और वो भी कैसे, नॉन वायलेंटली, और उनका विदाउट यूज ऑफ वायलेंस। ठीक है, तो इसकी बात वहाँ के जो ऑफिशियल थे, जो सरकार था, वो मान लेता है उनकी बात और एक कमेटी बनाती है। और कमेटी में मेंबर कौन थे, मतलब इस बात का किया ये प्रॉब्लमेटिक है, जो मतलब जो फार्मर प्रॉब्लम में है, जो फार्मर सफ़र हो रहे हैं इस कल्टीवेशन की वजह से, इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से, तो क्या ये कितना दूर तक इसको कैसे हल किया जाए, मतलब व्हाट विल बी द सोल्यूशन। तो इसकी वजह से कमेटी बनाया गया, इंक्वायरी कमेटी, और इस इंक्वायरी कमेटी में गांधी जी भी उनका एक मेंबर थे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ठीक है, और फिर इंडिगो कल्टीवेटर का काफ़ी ज़्यादा उनको क्या मिलता है, फ़ायदा होता है इस बात से। ठीक है, उनकी मांगे पूरी हो जाती है। यस, नॉन वायलेंस इज द शस्त्र ऑफ गांधी जी। यस, तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, देखो
एक कंट्रोवर्सी क्या है बेटा, तुम्हारे एनसीईआरटी में चंपारण वाला इंसिडेंट 1916 दिया है, जबकि ये 1917 में बड़े बड़े रेफरेंस बुक देखा, हर बुक में 1917, इवन मैं भी 1917 पढ़ा था, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में 1916 देता है। तो तुम ये अपने हिसाब से देख लेना, ठीक। इसमें कुछ कहा, मतलब कुछ अब एनसीईआरटी में लिखा है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन ये 1917 में था। उसके बाद जब इनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलता है चंपारण में, किसको, गांधी जी को, वहाँ के जो इंडिया कल्टिवेटर थे उनको जो फोर्स करते थे उनके खिलाफ महात्मा गांधी ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक किया, फिर फाइनली उन्होंने भी मान लिया कि नहीं हम इसके बाद और ज़्यादा इनको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला मसला जैसे ही हल होता है, महात्मा गांधी को एक चीज़ वहाँ पे सीख मिलती है कि जो भारत के फार्मर हैं, भारत के जो पीजेंट है, जो भारत के किसान हैं, उनकी परिस्थिति कितना बदतर है, कितना गरीबी में वो जीते हैं, ये वाला जो झलक उनको वहाँ पे मिलता है, एक ग्लिम्स मिलता है। कौन सा झलक मिलता है कि जो भारत के जो फार्मर्स हैं वो कितना गरीबी में जीते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है वहाँ पे। फिर वो जब आए, फिर उनको फिर नेक्स्ट उनका जो इंसिडेंट है, नेक्स्ट इंसिडेंट कौन सा है, ये अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक। चलो अब देखते हैं कि अहमदाबाद में क्या हुआ था। और हर जगह पे महात्मा गांधी क्या करेंगे, अब सत्याग्रह का इस्तेमाल करेंगे, कि जो सत्याग्रह उन्होंने शुरू कहाँ की थी, टेस्ट किया था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, उसको इंडिया में भी उन्होंने धीरे धीरे टेस्ट फायर कर रहे हैं। फिर आती है बात अहमदाबाद की, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या है ये हुआ है 1918 को, ठीक है। वो 17 ये 18 को, 1918 में क्या होता है कि अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे, उन मिल वर्कर्स मतलब जो कपड़े की मिल जो काम करते थे उनको वर्कर कहेंगे आप, बस मिल ओनर, इनके बीच में क्या हो जाता है, एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। डेडलॉक बताया था मैंने स्पोकन इंग्लिश वाले क्लास में, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम, क्या, जो मिल वर्कर थे उन्होंने डिमांड किया कि आप हमको जितना पैसा दे रहे हैं वो जो 35% इंक्रीज कीजिए, किस में, वेज में, वेज मतलब जो उनको पैसा मिलता है, मजदूरी है कि नहीं, जो उनका पारिश्रमिक मिलता था। उन्होंने कहा कि इतने पैसे में हम गुजारा नहीं हो रहा है हमारा, है कि नहीं, बहुत कम पैसा देते थे मिल ओनर मिल वर्कर्स को। तो जो मिल वर्कर्स थे उन्होंने कहा कि आप हमारे पैसे को, हमारी सैलरी को, जो आप हमको जितना पैसा दे रहे हैं उसमें 35% बढ़ा दो। मतलब जैसे मान लो कि एक वर्कर को उस टाइम पे 100 रुपये मिलता होगा, तो उन्होंने कहा इसको 135 करो, क्योंकि 100 रुपये से हमारा ना गुजारा हो रहा है ना कुछ हो रहा है कि नहीं, 135 रुपये करो। तो मिल उन्होंने कहा कि हम ना करेंगे, मिल उन्होंने कहा कि बाक बहुत आए सब, है कि नहीं। तो इन्होंने, भाई ये तो गुजरात में अहमदाबाद में, है कि नहीं, महात्मा गांधी तो चंपारण में झंडे गाड़ के आए, तो ये गुजरात है। उन्होंने कहा कि वो टेंशन काहे ले रहे हो, गांधी जी हैं, बुलाते हैं उनको, है कि नहीं। जैसे बॉस मूवी का डायलॉग था, है कि नहीं, बुलाऊंगा उसे आएगा वो और तुझसे बदला लेगा आयुष्मान ठाकुर। तो उसी तरह इन्होंने कहा कि बुलाएंगे हम गांधी जी को, और जब वो आएंगे वो तुम्हारे छक्के छुड़ाएंगे। तो फिर गांधी जाके पहुंच जाते हैं कहाँ पे, मिल वर्कर के पास। इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे बेटा, हड़ताल करेंगे, हड़ताल, ठीक है, हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, लेकिन एवरीथिंग शुड बी हैपेंड नॉन वायलेंटली। लेकिन महात्मा गांधी ने वहाँ पे स्टार मार्क लगा कर बताया कि बेटा हमें वायलेंस नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, सब कुछ करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, लेकिन सब कुछ क्या करेंगे, नॉन वायलेंटली करेंगे, ठीक है। मतलब ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह का ही आइडिया है कि नहीं। मैंने क्या कहा था आइडिया ऑफ सत्याग्रह में, याद है तुम्हें, हम जो हमें अप्रेस कर रहा है उनको, उसको हम फोर्स नहीं करेंगे कि तू सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले, उसको हम रियलाइज करवाएंगे, है कि नहीं। महात्मा गांधी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है कि हम जो हम पे अप्रेस करता है उसको हम फोर्स नहीं करेंगे कि तू जबरदस्ती मान ले सच्चाई, उसको हम कुछ ऐसा माहौल बनाएंगे ताकि वो खुद उसको रियलाइज हो कि सच्चाई क्या है कि नहीं। यस, तो फिर क्या हुआ, जब गांधी जी ने ऐसा किया तो मिल वर्कर ने कहा कि चलो, मिल उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं क्या करते हैं। महात्मा गांधी यहाँ पे उन्होंने घोषणा कर दी, सब वर्कर्स के साथ वो बैठ गए
फास्टिंग पे, जिसको हम कहते हैं भूख हड़ताल, फास्टिंग अनटू डेथ, अनशन भी जिसको कहते हैं, मतलब आमरण अनशन, मतलब बिना खाए पिए मर जाएंगे तब तक हम अपने, मतलब जो डिमांड जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे बिना खाए पिए पड़े रहेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि 4 दिन, बस 4 ही दिनों में, कितने दिन बेटा, विद इन 4 डेज, 4 ही दिनों में मिल ओनर ने हार मान ली। उन्होंने कहा कि इनके भी बात को मान लेना चाहिए, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि यार सारे के सारे बैठ गए भूख हड़ताल पे। अब भाई जब वर्कर ही नहीं बचेंगे, अगर सब भूखे भूखे रह के मर जाएंगे तो उनके मिल पे काम कौन करेगा। तो 4 दिन में ही मान गए और इनकी जो वेजेस वो बढ़ाने की कहते थे वो 35% वेजेस को बढ़ा दिया। तो पहला जीत उनको मिला था चंपारण में, बिहार में, दूसरा जीत उनको मिला अहमदाबाद में। और दोनों पे उनका जो आइडिया था, कौन सा आइडिया था बेटा, सत्याग्रह, ये सक्सेस हो गया, है कि नहीं। अब आ जाओ तीसरा क्या हुआ, तीसरा वही गुजरात में है, तीसरा वाला सबको समझ में आया ना, अहमदाबाद वाला सिचुएशन। तीसरा जो कांड हुआ वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, खेड़ा। If the cause is right, if the struggle is against injustice, then no physical force is necessary to fight against the oppressor. Very good और सही है कि नहीं। महात्मा गांधी ने कहा था ना, अगर कारण सही है, क्या तुम्हारा कारण सही है, इफ द कॉज इज ट्रू, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, है कि नहीं, अगर तुम्हारी लड़ाई अन्याय के खिलाफ है तो कोई फिजिकल फोर्स जरूरी नहीं है। यही है उनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह, है कि नहीं, बहुत अच्छा याद है तुम्हें। चलो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, वहाँ पे ना पीजेंट्स, ये पीजेंट्स वाला मामला है, 2 पीजेंट्स वाला मामला है। एक चंपारण में इंडिगो कल्टीवेटर, यहाँ पे जो पीजेंट्स थे ये सुगर कैन कल्टीवेट करते थे, गन्ना। इनका क्या होता है बेटा, क्रॉप फेलियर हो जाता है। सुगर कैन जो खेती करते थे इनका क्रॉप फेलियर हो जाता है। खेड़ा इन गुजरात, यस गुजरात में है। इनका क्या होता है बेटा, इनका हो जाता है क्रॉप फेलियर। जैसे ही इनका क्रॉप फेलियर होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जो वहाँ का जो लैंड ओनर थे, ठीक है, जो सरकार थे, जो लैंड ओनर थे, उनको तो क्या चाहिए भाई, लैंड रेवेन्यू चाहिए। मतलब जो खेती करते थे किसानों से टैक्स लिया जाता था उसको कहते थे लैंड रेवेन्यू, है कि नहीं, ये तो हर साल लेंगे। तो जैसे ही इन्होंने, इनका क्रॉप फेल हुआ, मतलब बर्बाद हो गया फसल, तो इन्होंने सरकार से कहा कि जनाब आप इस साल हमसे लैंड रेवेन्यू मत लीजिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। जब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो हम दें कहाँ से, जाहिर सी बात है बेटा, जब उनके पास होगा नहीं तो वो कहाँ से देंगे। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे क्या पता तुम कहाँ से दोगे, हम तो पैसा लेके रहेंगे तुमसे, जो रेवेन्यू हम लेते आए हैं, जो टैक्स लेते आए हैं तुमसे। तो इनको लगा कि चलो बहुत आया लेने वाला है कि नहीं, रुक बुलाते हैं गांधी जी को। तो बुला दी गांधी जी, गांधी जी आए खेड़ा। ये भी कब हुआ था, 1918 को। अब तक मैंने 4 बात बताई। 1909 में क्या हुआ, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा। 1915 को महात्मा गांधी भारत आए। 1917 को हुआ चंपारण। 18 को कौन सा हुआ, अहमदाबाद। फिर हुआ उसी 18 में है खेड़ा। इतना ही अब टाइमलाइन बताया मैंने, है कि नहीं। धीरे धीरे सीक्वेंस से समझो। और ये 1900 कब तक, ये देखो इधर वार चल रहा है 1914 से लेके 1918 तक। ये क्या चल रहा है, लड़ाई चल रही है। और उसी बीच पैरेलली गांधी जी की एक्टिविटीज़ क्या क्या चल रहा है, इन दोनों को क्या करेंगे समझ लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को भिड़ा दूंगा, गांधी जी और ब्रिटेन को आज ही भिड़ा दूंगा। देखो खेड़ा में क्या हुआ, तो लैंड रेवेन्यू लेने की जबरदस्ती की, तो गांधी जी आए। गांधी जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सत्याग्रह करेंगे। तो फिर इन्होंने वहाँ पे भी जाके खेड़ा में सत्याग्रह किया। और फाइनली गवर्नमेंट जो सरकार था, जो लैंड रेवेन्यू लेना चाहता था, उन्होंने कहा चलो ठीक है, उन्होंने ही मान ली। जब उन्होंने कहा भूख हड़ताल पे सब बैठ गए, है कि नहीं, जो लैंड ओनर जो उनको चाहिए था लैंड रेवेन्यू, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक काम करेंगे, जो एफोर्ड कर सकता है, मतलब जो पैसा दे सकता है उसी से हम पैसा लेंगे।
और जो पैसा देने के हाल में नहीं है उससे हम पैसा नहीं लेंगे। तो ये हो गई तीसरी जीत गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह का। क्या कहा उन्होंने कि जो पैसा दे सकता है कि नहीं, फार्मर्स दोज कैन अफोर्ड द लैंड रेवेन्यू, वी कैन कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दोज हु कैन अफोर्ड इट, बट हम उनसे नहीं लेंगे जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब उनके अंदर देने की सक्षम, उनके अंदर देने की क्षमता ना हो, उनसे हम पैसा नहीं लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इन देखो तीनों जो 3 इंसिडेंट हुआ, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, तीनों में गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या हो गया, सक्सेस हो गया। ठीक है, तो जब ये बात सक्सेस हुआ तो इनकी खबर पड़ी किसके पास, ये जो खबर था ये खबर पड़ा किसके कानों में, भाई ब्रिटिश के कानों में पड़ा, क्योंकि यहाँ पे चंपारण में कांड करके आ गए, अहमदाबाद में भी जीत गया और खेड़ा में भी जीत गए, तो ये जो काम मतलब खबर ब्रिटिश के कानों में पड़ा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझो, मैं कहानी कहाँ पे रोका था, मैं कहानी रोका था वहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है, तो वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले या वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन ने काफ़ी ज़्यादा वादे किए थे, है कि नहीं, वादे कस्में काफ़ी ज़्यादा किए था कि जैसे ही लड़ाई ख़त्म होगा तुम हमारे साथ दो, लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। जैसे ही वार ख़त्म होता है ब्रिटेन ने कहा चल निकल पहले, जो क्या कहते हैं, चल 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 पतली गली से निकल, इंडियन वालों को कहा कि चल भाग, कोई तुम्हारी मदद नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो देखो मतलब तुम एक तरह से इसको लिंक कर सकते हो कि कोई एक भूखा है, तुमने उसको बुलाया खाना खिलाने के लिए, भाई पूरा भारत प्रॉब्लम में था, इन्होंने कहा कि एक काम करो कि तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। भारतीयों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के उनका मदद किया और ब्रिटेन ने फास्ट वर्ल्ड वॉर जीत भी लिया। लेकिन जैसे ही जीत लिया उसके बाद इन्होंने कहा कि भाग, बहुत आया था मदद लेने के लिए। ऐसा ही कुछ सिचुएशन, मतलब कोई भूखा है, तुमने उसको खाना खिलाने के बुला के उसको पत्थर मार दी, पत्थर से मार दी उसको, बुला के आ देते हैं देते खाना, फिर जैसे है लगा उठाया पत्थर मार दी। तो कुछ इस तरह का हाल हो गया भारतीयों का। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सारे गुस्से में थे, पीजेंट्स टेंशन में थे, इंडस्ट्रियलिस्ट डर में थे कि पता नहीं क्या हो जाए, अर्बन एरिया वाला गुस्से में थे जो शहर के लोग थे, लेकिन गांव वाले जो रूरल एरिया तो वो भी तो सब भी पीजेंट्स थे ना उस टाइम पे, तो पीजेंट्स के अंदर सब आ जाते हैं। जो शहरों में रहते थे उनके लिए जो हाई प्राइसेस, ये बहुत बड़ा दिक्कत था। और जो बुद्धिजीवी थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, उनको लगा था कि शायद ब्रिटेन कुछ करेगा हमारे लिए वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद। तब जब उन्होंने ब्रिटेन ने इस तरह का रुख लिया तो सब ने क्या किया, कहा कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। तो फिर और इसी टाइम पे, क्योंकि ब्रिटेन को पता था कि अब अपराइजिंग होगा, लोग गुस्सा करेंगे, तो इन गुस्सा को दबाने से पहले ही उनको और एक झटका लगा महात्मा गांधी का, महात्मा गांधी एंड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ब्रिटेन को लगा था कि अब भारत में काफ़ी ज़्यादा कुछ हो सकता है, मतलब लोग गुस्सा करेंगे, और इस गुस्से को भड़काने के लिए गांधी जी, गुस्से को तो नहीं, मतलब उनको और एक धक्का लगा, और एक झटका लगा कि गांधी जी एंड हिज आइडिया ऑफ सत्याग्रह, क्योंकि इससे पहले इस लेवल का सक्सेस किसी भी इंडियन को नहीं मिला था। ये क्या करते थे, मास मूवमेंट करते थे, मतलब हड़ताल पे बैठते थे, किसी का नुकसान नहीं करते थे ब्रिटिश को। उनका क्या आइडिया था, नॉन वायलेंसली, है कि नहीं, आराम से करेंगे, सब कुछ आराम से करेंगे। तो इससे क्या हुआ, ब्रिटेन और एक काम कर ली महात्मा गांधी ने, याद रखना, अगर रखो तो याद, अच्छी बात है। 1919 की फेब्रुआरी 1919 में, फेब्रुआरी की महीना था 1919 को, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा बना दी एक। ले भाई साहब, तो कांड हो गया। महात्मा गांधी ने एक सभा बना दी, सभा का नाम था सत्याग्रह सभा। ठीक है, क्या सभा थी बेटा, सत्याग्रह सभा। कब बनाई, फेब्रुआरी 19। फिर इसको देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा घबरा गया, उसने कहा कि ऊपर तो लोकल में इधर उधर कर रहा था छोटा मोटा सत्याग्रह, अब तो सभा बना दी, सब जाके वहाँ पे ज्वाइन करेंगे सत्याग्रह सभा में, और जब ज्वाइन कर जाएंगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा ब्रिटिश के लिए। तो ब्रिटेन ने तुरंत मतलब हड़बड़ी में हरीडली एक कानून पास कर दी, जिस कानून का नाम क्या था बेटा, ये मार्च में आया। ठीक है, टाइमलाइन याद रखना, मार्च 1919 को उन्होंने एक कानून पारित कर दी, जिस कानून का नाम था रावलाट एक्ट। और मैं रावलाट एक्ट में बता चुका था। रावलाट एक्ट एक इस तरह का एक्ट है, रावलाट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना पावर देता था कि वो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भारत में है उन सबको रोक सके। किसी को भी पॉलिटिकल प्रिजनर को वो पकड़ के डाल सकता है, अगर कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ बोल रहा है तो उसको पॉलिटिकल प्रिजनर घोषित करके जेल में डाल सकता है कि नहीं, जेल में डाल सकता है। और
2 साल तक उसको छोड़ेगा नहीं। क्या याद आ रहा है वो सब चीज़ें तुम्हें? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये इतना पावर देता था कि कोई भी पॉलिटिकल मतलब एक्टिविटीज़ नहीं हो पाए। तब देखो भारत को लगा था कि ब्रिटेन हमारे लिए क्या करेगा, कोई अच्छा कानून लाएगा, है कि नहीं। और इन्होंने कौन सा कानून लाया? भारतीयों को रिप्रेस करने के लिए, सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए और एक कानून लाया, रौलाट एक्ट। तो क्या भारतीयों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? भाई हमने अपने लड़कों को भेज के तुम्हें जंग जिताई, हमने टैक्स दे दे के तुम्हारी ट्रेजरी भरी ताकि उससे क्या हो, तुम जो लोन लिए हो लड़ाई के लिए, वार लोन लिए हो, उसको तुम चुका सको, है कि नहीं। इंडस्ट्रियल भी तो डरे थे। तो पीजेंट्स ने कहा कि तुम अभी इतना सब कुछ हम किए तुम्हारे लिए, तुम्हें जिताने के लिए ब्रिटेन को, और उसके बदले में तुमने हमने क्या दिया, है कि नहीं। खाना देने के लिए, मतलब खाना खिलाने के लिए बुला के तुमने हमें पत्थर से मार दी, है कि नहीं। भारतीयों का हाल कुछ ऐसा था कि वो कहते थे कि तेरे लिए हमने क्या क्या नहीं की, है कि नहीं। कि ये ब्रिटिश, तुझसे सच्ची मोहब्बत की थी हमने, तुझसे सच्ची मोहब्बत की थी ये ब्रिटिश हमने, तू तो बेस्या निकली। कुछ इस तरह का हाल हो गया, समझ रहे हो ना। तो धोखा दे दिया उसने, यस, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो भारतीय वालों ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। तो देखो आग लग चुका था, उसी आग में घी डाल दी किसने, पेट्रोल डाल दी किसने, रौलाट एक्ट ने। समझ रहे ना। उन्होंने कहा कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे उनको एक आशा दिख रहा था, कौन, महात्मा गांधी, भारतीयों को। और उन्होंने उन्हीं के पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एक तरह का उन्हीं के लिए ही तो लाया गया था रौलाट एक्ट। तो सारे के सारे महात्मा गांधी को भी काफी बुरा लगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है, किसी को भी पकड़ के तुम 2 साल तक जेल में डाल सकते हो, है कि नहीं। 2 साल उसके बाद और कितने साल लगोगे, मतलब कह नहीं सकते हम। तो महात्मा गांधी काफी गुस्से में आ गए, मतलब गुस्से मतलब समझो कि काफी नाराज हो गए, ठीक है। गांधी जी के साथ गुस्सा वाला वर्ड अच्छा नहीं लगता। तो काफी ज्यादा वो नाराज हो गए और उन्होंने आह्वान दिया सारे के, एक जबरदस्त मतलब अनाउंस की कि सब उठो। उन्होंने उस टाइम पे उनका लाइन है, मैं पढ़ रहा था कहीं पे, महात्मा गांधी ने कहा कि अगर भारत की अच्छाई चाहते हो, अगर भारत को तुम मोक्ष दिलाना चाहते हो, सल्वेशन चाहते हो, मतलब भारत को अगर भारत की आज़ादी चाहते हो, ठीक है, अगर तुम्हें इस गुलामी की जंजीरों से निकलना है तो जागो, उठो। सारे यूथ को एक बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ से वो आह्वान की, है कि नहीं, घोषणा की। वहाँ पे एक तरह से वो टर्म आ नहीं रहा, क्या होगा। तो महात्मा गांधी ने कॉल, जिसको हिंदी में हम कहते हैं, इंग्लिश में कॉल कहते हैं, इस अरे ओडिया डाकोरा, महात्मा गांधी डाकोरा दले। तो इस वाले चीज़ से जो हमने देखा कि मार्च और अप्रैल के बीच में, रौलाट एक्ट कब आया, मार्च 1919 को। ये मार्च और अप्रैल के बीच में बहुत ही ज़्यादा मास मूवमेंट हुआ भारत में, काफ़ी ज़्यादा। जो अब तक सब सोए हुए थे, सारे यूथ वगैरह सब निकल के आए, सब, क्योंकि सबकी परेशानी थी भाई। पीजेंट्स वो खुद परेशान थे, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद परेशान थे, अर्बन एरिया वाले वो खुद परेशान थे, है कि नहीं। और जो सोल्जर्स गए थे, लौटे थे, उनका मोरल तो और हाई था। उन्होंने देख के आए थे कि भाई उन अगले मतलब अलग देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। तो सब मिलके महात्मा गांधी की इस बात पे सब ने काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त सपोर्ट किया पूरे भारत में। इसीलिए कहा जाता है जो रौलाट एक्ट के खिलाफ, मूवमेंट अगेंस्ट रौलाट एक्ट, भारत में जो मूवमेंट महात्मा गांधी ने किया था, मूवमेंट अगेंस्ट रौलाट एक्ट, ये महात्मा गांधी का पहला मास मूवमेंट था, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी, मतलब बड़े पैमाने में। अगर ऐसे मूवमेंट पूछे छोटा मोटा, है कि नहीं, लोकल मूवमेंट, तो वो चंपारण है। लेकिन जो सबसे बड़ा मास मूवमेंट महात्मा गांधी ने किया था वो कौन सा था, मूवमेंट अगेंस्ट रौलाट एक्ट। समझ में आए सबको। पूरे भारत के लोग महात्मा गांधी के एक ही बुलावा, ये बुलावा दिया था, ये टर्म आ नहीं रहा था, एक ही बुलावे पे सब निकल के आए, है कि नहीं। तो इसी वजह से ना ब्रिटिश और ज़्यादा टेंशन में आ गया। तो उसने कहा कि लगाओ, मारो इनको, गोलियां मारो, ठीक है, मारो पीटो, जो करना है करो, पकड़ पकड़ के जेल में डालो। तो वो भी रिप्रेस कर रहा था। तो महात्मा गांधी को और नाराज हुए कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं, कितना दबाओगे, हम भी देखेंगे, किसी को इतना मत डराओ कि उसकी डर ही खत्म हो जाए। उसी तरह से कहा जाता है महात्मा गांधी ने अप्रैल, और एक याद रखना, अप्रैल जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको नोट करके रखना बेटा, अप्रैल 6, 1919 को महात्मा गांधी ने हड़ताल डे मनाया।
उन्होंने कहा कि इस दिन को हम मनाएंगे हड़ताल दिवस, हड़ताल डे। किसके खिलाफ? रावलाट एक्ट के खिलाफ। ठीक है, किसके खिलाफ? रावलाट एक्ट के खिलाफ। तो पूरे भारत की जनता ने उनके गांधी जी के इस बुलावे पे इतना, है कि नहीं, लाखों उमड़े, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, लाखों करोड़ों ने पार्टिसिपेट किया। तो इस बात से किसको डर आ गया? किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इसको और ज़बरदस्ती दबाव, इसको बहुत फुदक रहे हैं। तो इसका एक बहुत ही घटिया एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री में। ये जो अपराइजिंग को, ये जो प्रोटेस्ट को दबाने के लिए ब्रिटेन ने एक बहुत ही, मतलब क्या कहें, इतना शर्मनाक काम किया उसने। कहाँ पे हुआ था? जालियांवाला बाग वाला इंसिडेंट, याद है तुम्हें? कब? देखो अप्रैल 6 को हड़ताल डे मनाया गया, अप्रैल 13 को, अप्रैल 13 को जालियांवाला बाग होता था। याद है कि नहीं? जालियांवाला बाग में लिखवा दिया था। अरे वो जो एक जालियांवाला बाग वाज अ स्मॉल बाग इन अमृतसर, है कि नहीं? पीपुल आर गैदर्ड देयर टू सेलिब्रेट बैसाखी। some people were there also protest against the martial law। कुछ याद आया कि नहीं? हाँ, जनरल डायर, अमृतसर, पंजाब, यस, 13 अप्रैल। कहते कि क्या है, तुम कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो? उसके बाद जब ये सब हो जाता है तो, और फिर जनरल डायर आया, वहाँ पे मना रहे थे बैसाखी, कुछ नेशनलिस्ट भी थे, वो आया चारों तरफ से, मतलब एक ही एग्जिट डोर एक ही था, बाहर जाने का रास्ता एक ही था, उसको उन्होंने पहले बंद किया एग्जिट डोर को। फिर आपने जो, ये मिलिट्री था, मिलिट्री जनरल था, कौन? जनरल डायर, ठीक है। वो आया और उनके जो सोल्जर्स थे उनको कहा कि गोलियां चलाओ इनको, उनके ऊपर, है कि नहीं? राइफल्स और मशीन गन से गोलियां चलवा दी, हज़ारों लोग मरे थे, है कि नहीं? कुत्ता जनरल डायर, बहुत ज़बरदस्त उनको मारा गया। ज़बरदस्त, थोड़ी ज़बरदस्त नहीं कहना चाहिए, बहुत ही शर्मनाक हादसा था। बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों को मार दिया गया जनरल डायर ने, लेकिन और इतनी तब तक गोलियां चलाई जब तक उनके बंदूकों में गोलियां ख़त्म ना हो जाए। उन्होंने कहा गोलियां तब तक चलाओ जब तक तुम्हारी बंदूक में गोली ना बचे। तो इन्होंने अपना सारा का सारा गोली उतार दी लोगों के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद महात्मा गांधी को और ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी हुई कि ये क्या हो रहा है कि नहीं। तो फिर उसके बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू की जाती है कि ताकि कोई भी बाहर, और उसके बाद पंजाब को लोगों को ना, क्योंकि उनको ब्रिटिश को पता था अगर अमृतसर में ऐसा हुआ तो सब लोग अब मतलब प्रोटेस्ट करेंगे इसके खिलाफ, तो जो निकलता था उसको बहुत मारते थे, ठीक है। ओके, समझ में आया मेरी बात? क्यों ऐसे सब कुछ हुआ? बिल्कुल शुरुआत से मैंने बताया 1914-18 वर्ल्ड वार की कहानी, उसके बाद गांधी जी का स्टोरी, गांधी जी का रोल क्या था, लोकल मूवमेंट, फिर दोनों का आके भिड़ा दी कहाँ पे? रावलाट एक्ट के टाइम पे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में खिलाफत मूवमेंट का टाइमलाइन देखेंगे, क्या क्या होता है, कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की जाती है, कांग्रेस का कौन कौन सा सेशन होता है, नागपुर सेशन में क्या होता है, कलकत्ता सेशन में क्या होता है कि नहीं। और कुछ इंसिडेंट देखेंगे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, फिर आगे जाके साइमन कमीशन और सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट टाइमलाइन के साथ देखेंगे, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है आज के क्लास में? चलो अच्छी बात है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और 5 बजे होगा स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।